हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो लेकर आई हूं वो है आपकी क्लास 11th की हिंदी की बुक आरोह भाग 1 के चैप्टर 2 मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन ये पार्ट हमारा फर्स्ट टर्म में आ रहा है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से हमें देखना है कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो यहाँ हम टोटल एमसीक्यूज आपके लिए इस चैप्टर के लिए लेकर आए हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमसे पूछा गया है वो क्या दे रहा है? मियां नसीरुद्दीन किसके लिए मशहूर थे? बातें बनाने के लिए, रोटियां बनाने के लिए, गाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि मियां नसीरुद्दीन जो है वो रोटियां बनाने के लिए बहुत ही फेमस थे, क्योंकि उन्हें नानबाई बोला जाता था। तो यहां पर मियां नसीरुद्दीन रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया गया है? मियां नसीरुद्दीन को किसका मसीहा कहा जाता है? ईसाइयों का, हिंदुओं का, नानबाइयों का, या गांव वालों का? तो उन्हें बोला जाता है नानबाइयों का मसीहा। जो नान बनाते हैं उन सभी के मसीहा बोला जाता है, क्योंकि उन्हें नान बनाने का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो बहुत तरह की नान को बना लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मियां चारपाई पे बैठ के किसका मजा ले रहे थे? जब लेखिका पहुंची थी तो मियां चारपाई पे बैठे हुए थे। मियां मतलब मियां नसीरुद्दीन जी। और वो किस चीज का मजा ले रहे थे? सोने का, बीड़ी पीने का, खाने का, या इनमें से कोई नहीं? तो जब वो पहुंची थी हमारी जो लेखिका है कृष्णा सोमवती जी, वहां पर तो उन्होंने देखा था कि मियां नसीरुद्दीन चारपाई पे बैठे बीड़ी पीने का मजा ले रहे थे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मियां नसीरुद्दीन कैसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं? वो कैसे इंसान है जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? चालाक इंसान का, त्यागशील इंसान का, जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं ऐसे व्यक्ति, या जो अपने खानदान का नाम डुबोते हैं? तो यहां पर सही है जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। वो उनका पेशा है नान बनाना, लेकिन उसे वो एक कला, एक आर्ट मानते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मियां के पूर्वज कहां के बादशाह के बावर्ची खाने में काम करते थे? कहां के बादशाह थे जिनके बावर्ची खाने में काम करते थे? हैदराबाद के बादशाह, दिल्ली के बादशाह, लखनऊ के बादशाह, या बंगाल के बादशाह? तो जो मियां नसीरुद्दीन के पूर्वज हैं वो दिल्ली के बादशाह के बावर्ची खाने में काम करते थे, यानी कि वो शाही बावर्ची थे। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? मियां कितने किस्म की रोटियां बनाने में मशहूर है? यानी कि मियां नसीरुद्दीन को कितने तरह की रोटियां बनाना आता है जिसके लिए वो मशहूर है? 40, 10, 20 या 56? तो उन्हें 56 तरह की रोटियां बनानी आती हैं। मियां नसीरुद्दीन को कितने तरह की रोटियां बनानी आती हैं? 56 तरह की। इसके लिए वो बहुत ही फेमस हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? मियां नसीरुद्दीन ने रोटी पकाना कहां से सीखा था? उन्हें इतनी तरह की रोटियां बनाना आता है तो भाई उन्होंने किसी से सीखा होगा। किससे सीखा था? चाचा से, मां से, पिता से, या दादाजी से? उन्होंने अपने पिताजी से जो है वो रोटियां बनाना सीखा था। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? नानबाई का अर्थ क्या होता है? भाई हम नानबाई नाम बार बार ले रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है? रोटी बनाने वाला, जूते बनाने वाला, खाना बनाने वाला, या इनमें से कोई नहीं? तो नानबाई का मतलब होता है रोटी बनाने वाला। तो यहां पर क्या है? नानबाई की वो कितने तरह की, इसलिए वो नानबाई के लिए मसीहा थे क्योंकि वो बहुत तरह की रोटियां बना लेते थे। तो नानबाई का तात्पर्य या उसका अर्थ होता है हमारा रोटी बनाने वाला। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? एक कहावत के अनुसार खानदानी नानबाई कहां रोटी पका सकता है? तो मियां नसीरुद्दीन ने बोला था ये बात कि एक खानदानी जो नानबाई होगा वो कहां पर रोटी पका लेगा? रसोई में, आंगन में, कुएं में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका खानदानी नानबाई होगा वो कुएं में भी रहकर रोटी पका सकता है। कुआं अर्थात पानी में भी होगा तब भी वो रोटी पका लेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तुनकी पापड़ कैसी होती है? तुनकी पापड़ एक तरह की रोटी होती है। वो किस तरह की होती है? मोटी, सूखी, गीली, या महीन?
तो तुनकी पापड़ जो रोटी होती है वो बहुत ही महीन होती है। महीन मतलब बहुत ही पतली, एकदम पतली सी रोटी होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, पाठ के अनुसार तालीम की क्या बड़ी चीज होती है। मतलब तालीम की क्या चीज, एक स्टेटमेंट दिया गया है ना, तालीम की क्या बड़ी चीज होती है। तालीम की तालीम, तालीम की सीख, या तालीम की सोच, या तालीम की देन। तो जैसा स्टेटमेंट बोला गया है इस पार्ट में, क्या है, तालीम की तालीम भी बहुत बड़ी चीज होती है। अर्थात हर एक चीज हम सीख रहे हैं लेकिन उसको भी सही तरीके से सीखना ये बहुत जरूरी होता है। अर्थात तालीम की तालीम भी बहुत जरूरी होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, मियां के पूर्वज बादशाह के यहां क्या काम करते थे। मियां के जो पूर्वज थे वो बादशाह के यहां काम क्या करते थे, नानबाई का, दरबारी का, सेवक का, या सलाहकार का। तो वो क्या थे, नानबाई का काम करते थे। अर्थात वो बहुत ही तरह तरह की रोटियां बनाते थे। तो सही क्या है, मियां के पूर्वज बादशाह के यहां नानबाई का काम करते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इनमें से कौन सी रोटी भट्टी पर नहीं पकाई जाती, बेसनी, रुमाली, बाकर खानी, या नान रोटी। तो जो भट्टी पे नहीं पकाई जाती वो है रुमाली रोटी, इसको भट्टी पे नहीं पकाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मियां नसरुद्दीन अखबार छापने वाले और पढ़ने वालों को क्या समझते हैं। उन्होंने दिया था, वो उनकी क्या समझ है, जो अखबार वाले होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, आलसी, पागल, निठल्ला, या कमजोर। तो मियां नसरुद्दीन के हिसाब से जो अखबार छापने वाले और पढ़ने वाले जो दोनों होते हैं वो निठल्ले होते हैं। निठल्ला मतलब जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, ऐसे व्यक्ति ही अखबार छापते हैं और पढ़ते हैं। अब है प्रश्न संख्या 15। 15 में क्या दिया है, पाठ में लेखिका ने नसरुद्दीन को क्या नाम दिया है, क्या नाम उन्होंने दिया है, शाही नानबाई, शाही बावर्ची, शाही नौकर, या शाही दरबारी। तो लेखिका ने जो उन्हें नाम दिया है वो है शाही नानबाई। शाही नानबाई क्यों दिया है, कि भाई वो शहरों बादशाहों के यहाँ रोटियां वगैरह पकाते थे, इसलिए उनका नाम शाही नानबाई लेखिका ने दिया है। अब है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में क्या है, मियां के वालिद किस नाम से मशहूर थे। भाई जो मियां नसरुद्दीन हैं वो तो क्या कहते हैं, शाही नानबाई के नाम से या नानबाई के मसीहा के नाम से फेमस थे। तो उनके वालिद अर्थात उनके पिताजी किस नाम से फेमस थे, शाही नानबाई कानपुर वाले, शाही नानबाई लखनऊ वाले, शाही नानबाई गड़ैया वाले, शाही नानबाई दिल्ली वाले। तो वो मशहूर थे शाही नानबाई गड़ैया वाले, क्योंकि भाई वो गड़ैया के ही रहने वाले थे। भाई कृष्णा सोमवती जी कहाँ से गुजर रही थी, गड़ैया का मोहल्ले से गुजर रही थी, तो उनके पिताजी उसी जगह के नाम से फेमस थे। अब है प्रश्न संख्या 17। 17 में क्या दिया है, मियां नसरुद्दीन नामक पाठ की लेखिका का क्या नाम है। जो ये पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसकी लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोमवती, सुभद्रा कुमारी चौहान, या अमृता प्रीतम। तो इस पाठ की जो लेखिका है वो है कृष्णा सोमवती जी, जिन्होंने इस पाठ को हमारे सामने रखा है। अब है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में क्या है, मियां नसरुद्दीन नामक पाठ में किसके व्यक्तित्व का शब्द चित्र अंकित किया गया। ये एक शब्द चित्र मतलब किसके व्यक्तित्व के बारे में, किसके बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है। मियां नसरुद्दीन के दादा के बारे में, मियां नसरुद्दीन के पिता के, मियां नसरुद्दीन के, या मियां नसरुद्दीन के भाई के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारे सामने जिस कैरेक्टर के बारे में लिखा गया है ये पूरा पाठ वो है मियां नसरुद्दीन, जिनके बारे में ये पूरा पाठ हमारे सामने कृष्णा सोमवती जी ने प्रस्तुत किया है। अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या दिया है, काइया से क्या तात्पर्य है। काइया शब्द क्या होता है, धूर्त, चालाक, उपरोक्त दोनों या एक प्रकार की जमी हुई गंदगी। तो यहाँ पर काइया से तात्पर्य है धूर्त और चालाक। जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा धूर्त होता है,
जो मतलब कहते हैं ना चीज़ों को बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है वो व्यक्ति, और जो चालाक होता है, हर परिस्थिति को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है, अपना फायदा हर चीज़ में देखता है, तो और मतलब कंजूस भी होता है एक तरीके से हम बोल दें ऐसा व्यक्ति, तो वो क्या होता है हमारा काइया व्यक्ति। तो यहाँ पर उसका तात्पर्य हमारा क्या है, उपरोक्त दोनों ही हमारे सही हैं। यहाँ पर काइया का तात्पर्य होता है धूर्त या चालाक व्यक्ति। तो यहाँ पर हमारा ये हुआ। अब आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, मियां नसरुद्दीन कैसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि वो कैसे इंसान है, कैसे इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चालाक इंसान का, त्यागशील इंसान का जो अपने पेशे को कला का दर्जा देता हो, ऐसा इंसान जो अपने खानदान का नाम डुबोते हो। तो यहाँ पर वो जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो है जो अपने पेशे को कला का दर्जा देता है, यानी कि जो वो काम कर रहा है। मान लीजिए सपोज जैसे हम टीचिंग में हैं तो हम ये समझें कि हम एक कला को अंजाम दे रहे हैं। तो वो क्या था, वो रोटी बनाते थे, बहुत तरह की नान बना लेते थे, रोटियां बना लेते थे 56 तरीके की। तो वो ही मानते थे कि वो एक कलाकार हैं, कोई एक बहुत अच्छी चीज, नायाब चीज गढ़ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का वो प्रतिनिधित्व करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, जब लेखिका गड़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी तो उसे एक दुकान में कैसी आवाज सुनाई दी। तो गड़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी तो उन्हें आवाज कैसी सुनाई दी थी, पटापट की, नृत्य करने की, गीत की या रोने की। तो उन्हें आवाज आ रही थी पटापट की आवाज आ रही थी वहां, क्योंकि आटा गूंदा जा रहा था, नान बनाने के लिए आटा गूंदा जा रहा था। तो उसके वो पट जो है उसको उठा के ऐसे करके पटका जा रहा था ना, तो वो पट की आवाज उनको सुनाई दे रही थी। अब है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में क्या है, पटापट आटे के ढेर को सानने की आवाज को सुनकर लेखिका ने क्या सोचा। जब उन्होंने इस तरीके से आटे की सुनने की आवाज सुनी और देखा कि ये तो आटा तैयार किया जा रहा है, तो उन्होंने क्या सोचा कि ये आटा किस लिए है। पराठे बन रहे हैं, सेवइयों की तैयारी हो रही है, दाल को तड़का लग रहा है, हलवा बनाया जा रहा है। तो उनको ये लगा कि ये सेवइयां बनाने की तैयारी हो रही है। सेवइयां होती ना, बहुत पतली पतली सी होती हैं, ईद के टाइम में खाई जाती है। तो उनको ऐसा लगा कि ये सेवइयां बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, इल्म से क्या तात्पर्य है। इल्म शब्द जो लिया गया है इससे क्या मतलब है, जानकारी, ज्ञान, विद्या या उपरोक्त सभी। यहाँ पे इल्म से तात्पर्य है उपरोक्त सभी। देखिए हम आपको बता दें, जहां पर हम इस तरीके के आंसर लेके आ रहे हैं जहां पे एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर हो सकते हैं, तो ऐसे में हम आपके सामने वो सारे ही आंसर लेकर आते हैं जो कोई भी आंसर हो सकता है, ताकि आप उस आंसर से अच्छे से वाकिफ हो जाएं कि इसमें कितने क्वेश्चंस आंसर्स हैं इस क्वेश्चन। तो इस तरीके जैसे यहाँ पर इल्म के ये 3 आंसर हो सकते थे, अब आपको आंसर पता हो गए। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए इल्म से क्या तात्पर्य है और आपके सामने सिर्फ एक ऑप्शन ये रखा जाए ज्ञान और बाकी सारे आंसर्स बदल दिए जाएं, तो आपको ये तो पता रहेगा कि इल्म का मतलब होता है ज्ञान। तो यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि आप सारे आंसर से वाकिफ हो, इसलिए हम आपके लिए इस तरीके से सारे आंसर्स लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इल्म का तात्पर्य क्या है हमारा, उपरोक्त सभी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 पे क्या है, लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से सबसे पहले कौन सा प्रश्न किया था। जब पहली बार मिली तो सबसे पहला प्रश्न उन्होंने क्या किया था, आपसे कुछ सवाल पूछने थे, आपसे रोटियां बनवानी थी, आप क्या कर रहे हैं, आपका नाम क्या है। तो लेखिका जब पहली बार मिली तो उन्होंने सबसे पहले मियां नसरुद्दीन से जो सवाल किया वो था आपसे कुछ सवाल पूछने थे, कि यानी हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में क्या दिया, मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को क्या समझा। उन्होंने क्या समझा कि हमारी लेखिका क्या है, एक अभिनेत्री हैं, एक नेत्री हैं, एक अखबार नसीब है, अखबार नवीस और कवियत्री हैं। तो यहाँ पर मियां नसरुद्दीन ने उन्हें एक अखबार नवीस समझा। अखबार नवीस का मतलब होता है कि पत्रकार है, यानी अखबार से रिलेटेड
हैं। अखबार नवीस का मतलब होता है कि एक पत्रकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में क्या है, मियां नसरुद्दीन ने अखबार के विषय में क्या कहा था। उन्होंने अखबार के विषय में वो क्या कहते थे, खोजियों की खुराफात, धार्मिक लोगों का प्रयास, आय का साधन, प्रसिद्धि का आसान तरीका। तो मियां नसरुद्दीन जी अखबार के विषय में कहते थे खोजियों की खुराफात, मतलब जो खोजी होते भाई, पत्रकार अर्थात जो खोजी होते हैं, वो तरह तरह की खबरें लेकर आते हैं और उनकी ये खुराफात कहाँ छप जाती है, अखबार में छप जाती है। तो ये अखबार के बारे में उनके विचार थे। अब है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, जहमत उठाने से क्या तात्पर्य है। जहमत उठाने से क्या कहना चाहते हैं, तकलीफ, झंझट, कष्ट या उपरोक्त सभी सही हैं। तो यहाँ जहमत उठाने से तात्पर्य है तकलीफ, झंझट और कष्ट, तीनों ही आंसर यहाँ पर सही हैं। तो यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं ये आंसर। इस एक शब्द के ये तीनों ही आंसर हो सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, नसीहत से क्या तात्पर्य। नसीहत शब्द से क्या मतलब होता है, सीख, शिक्षा, उपरोक्त दोनों सही हैं या झंझट। तो इस तरीके के जो, जैसे हम यहाँ पर नसीहत का तात्पर्य क्या है, सीख और शिक्षा, तो यहाँ पर ये दोनों आंसर सही हैं। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, उपरोक्त दोनों सही है। देखिए उपरोक्त दोनों सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, मियां नसरुद्दीन अपना उस्ताद किसे मानते थे। वो अपना उस्ताद किसको कहते थे, अपने वालिद को, अपने दादा को, अपने मामा को या अपने नाना को। तो वो उस्ताद किसको मानते थे, अपने वालिद को। तो यहाँ वालिद से तात्पर्य है अपने पिता से, यानी कि अपने पिता को ही वो अपना उस्ताद मांगते थे कि उन्हें सब कुछ उनके पिता ने ही सिखाया है। अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, मियां नसरुद्दीन के वालिद का नाम क्या था। उनका नाम क्या था, मियां शाहरुख, मियां अख्तर, बरकत शाही या मियां कल्लन। तो उनके वालिद का नाम था बरकत शाही, ये उनका नाम था, उनके वालिद यानी उनके पिताजी का। अब है क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया है, मियां नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम था। उनके जो दादा थे वो भी बहुत बड़े नानबाई थे। तो क्या था, मियां कल्लन, मियां बरकत शाही, मियां दादुद्दीन, मियां सलमान अली। तो यहाँ पर उनके दादाजी का नाम था मियां कल्लन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 में क्या है, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। ये कथन किसका है, मतलब काम अगर हम करते हैं तो आएगा, नसीहत देने यानी दूसरे को आप उपदेश देते रहेंगे तो उससे नहीं आएगा। तो क्या है, लेखिका का, नसीरुद्दीन के दादा का, नसीरुद्दीन के पिता का या नसीरुद्दीन का। तो ये कथन है ये मियां नसीरुद्दीन जी का है, उन्होंने ही ये बात कही थी। अब है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, तालीम की भी तालीम बड़ी चीज होती है। इस वाक्य में दूसरी बार प्रयुक्त तालीम का क्या अर्थ है। जैसे पहली शब्द है तालीम, तो दूसरे तालीम का क्या तात्पर्य है, शिक्षा, शिक्षा का ज्ञान, उपदेश या नसीहत। तो यहाँ तालीम का तात्पर्य तो शिक्षा होता है, मतलब पहली तालीम, और तालीम की तालीम का मतलब शिक्षा का ज्ञान, यानी कि जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं उसका ज्ञान होना भी हमें बहुत जरूरी होता है कि ये है क्या। तो यहाँ पर तालीम की तालीम से तात्पर्य है शिक्षा का ज्ञान होना जरूरी है। अब है क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, कोई ऐसी चीज खिलाओ जो ना आग में पके न पानी से बने। ये शब्द किसने कहे थे, ये किसके थे, कोई ऐसी चीज खिलाओ ना आग में पके और ना ही पानी में बने। बादशाह सलामत ने, मियां नसीरुद्दीन ने, लेखिका ने या मियां कल्लन ने। तो ये बात कही थी बादशाह सलामत ने उनके दादा मियां से कि जो है आप हमें ऐसी चीज खिलाइए। उनके पूर्वजों से बोला था, मियां नसीरुद्दीन के पूर्वजों से बोला था बादशाह सलामत ने कि हमें कोई ऐसी चीज बनाकर खिलाइए जो ना आग में पके और ना ही पानी से बने।
तो ये वक्तव्य बादशाह सलामत जी का है। अब है क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या है? मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के द्वारा रचित किस संग्रह से लिया गया है? उन्होंने बहुत से कहानी संग्रह लिखे हैं, तो ये किससे लिया गया है? जिंदगी नामा, हम हशमत, शब्दों के आलोक में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो लिया गया है ये है हम हशमत से। हम हशमत जो क्या कहते हैं उनका संग्रह है, कहानी संग्रह, उससे लिया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या है? कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी सन 1925, 18 फरवरी सन 1926, 18 फरवरी सन 1924 या 18 फरवरी सन 1930। तो कृष्णा सोबती जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी सन 1925 को। ये देखिए। अब है क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या है? कृष्णा सोबती का जन्म कहां हुआ था? गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान। यानी कि जो अभी गुजरात में है, लेकिन मतलब कहने का मतलब है उस समय गुजरात एक था, उसका एक पोर्शन जो पंजाब में चला गया। पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में, पंजाब में लाहौर में हुआ, वर्तमान में पाकिस्तान में है, जम्मू और कश्मीर में हुआ उनका। तो सही इसका आंसर क्या है? गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या दिया गया है? कृष्णा सोबती का निधन कब हुआ? उनका देहावसान या उनकी मृत्यु कब हुई? 25 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2021, 25 जनवरी सन 2019 या 20 जनवरी 2000। तो सही क्या है? 25 जनवरी सन 2019 को उनका निधन हुआ था। अब है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या दिया है? लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? क्या कारण था कि उनके पास वो पहुंची? नान खरीदने के लिए, नान बनाने की कला सीखने के लिए, पत्रकार की हैसियत से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो वहां पर गई थी पत्रकार के हैसियत से, उनसे सवाल पूछने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या दिया गया है? पंच हजारी अंदाज से क्या आशय? पंच हजारी अंदाज में बैठे हुए थे मियां कलन जी, तो इसका क्या तात्पर्य था? 5000 का अंदाज, बड़े सेनापतियों सा अंदाज, 5000 रुपए रखने वाले व्यक्ति का अंदाज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या था? बड़े सेनापतियों जैसा अंदाज जो होता है ना, कि भाई हमारे अंडर बहुत सारे सैनिक काम कर रहे हैं, हम ऊपर पद पर हैं, तो इस तरीके के अंदाज में जो है मियां नसरुद्दीन जी बैठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या दिया है? नसरुद्दीन के स्वभाव की प्रमुख विशेषता क्या है? उनका जो नेचर है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? 56 प्रकार की रोटियां बनाना, खानदानी नानबाई होना, आत्मविश्वास से भरा लापरवाही पूर्ण अंदाज, या उपरोक्त सभी। यहां पर उनके स्वभाव की ये सभी विशेषता थी। भाई वो 56 प्रकार की रोटियां बना लेते थे, वो एक खानदानी नानबाई थे, मतलब उनके पूर्वज जो है वो नान बनाते हुए चले आ रहे थे, और उनके अंदर आत्मविश्वास था, क्योंकि वो अपनी कला में माहिर थे, और लापरवाही पूर्ण अंदाज था, मतलब थोड़ा लापरवाह टाइप के थे। तो यहाँ पर ये सभी वक्तव्य उनके लिए सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या दिया है? मियां नसरुद्दीन अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? वो कैसा व्यवहार करते थे? वह कर्मचारियों से मुफ्त सेवा नहीं लेते थे, मतलब उनसे कोई भी काम मुफ्त में नहीं कराते थे। वह कर्मचारियों को काम सिखाते थे, जो काम वो करते हैं वो अपने कर्मचारियों को सिखाते थे। वह कर्मचारियों को काम के बदले अच्छी मजदूरी देते थे, मतलब उनको अच्छा पैसा देते थे। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर ये सभी काम वो अपने कर्मचारियों के साथ करते थे, ऐसा ही व्यवहार उनका था। उनको पैसे देते थे, उनका जो काम था वो सारा उनको सिखाते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या है? तुनकी क्या है? इसकी क्या विशेषता है? तुनकी क्या चीज होती है और इसकी विशेषता क्या है?
घास का टुकड़ा है जो तीखा होता है, एक वाद्य यंत्र है जो बजाया जाता है, एक विशेष प्रकार की रोटी जो पापड़ से भी पतली होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां तुनकी क्या होती है, एक प्रकार की रोटी होती है और उसकी विशेषता है कि वो पापड़ से भी पतली होती है। देखिए पापड़ कितना पतला होता है और ये रोटी बहुत ही ज्यादा पतली होती है। तो यानी पापड़ से भी पतली, मतलब समझ लीजिए एकदम जैसे हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट टाइप की रोटी हो गई, कितनी पतली हो गई, तो यहां पर वो ऐसी होती है। अब एक क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, मियाँ को किस बात का अफसोस है। वो इतनी अच्छी तरह की रोटियां बना लेते हैं, इतने कर्मचारी उनके अंदर काम करते हैं, इतना हुनर है, लेकिन तब भी उन्हें अफसोस है। किस चीज का अफसोस है? आजकल लोग रोटी बनाने की कला की कद्र नहीं करते। आजकल लोग बस जैसे तैसे पेट भरने में लगे रहते हैं। आजकल लोग तंदूरी रोटी खाकर संतुष्ट हो जाते हैं, या उपरोक्त सभी। यहाँ पे उन्हें अफसोस है कि आजकल लोग रोटी बनाने की कला की कद्र नहीं करते। आप ध्यान दीजिए, हम लोग जानते ही कितने हैं, नान, तंदूरी, लच्छा पराठा, ये सब कुछ जानते हैं। 56 तरह की रोटी का अगर हमसे कोई नाम भी पूछ ले तो हमें तो वो भी नहीं पता है, और ये तो 56 तरह की रोटी बना लेते थे। तो अफसोस ये था कि आजकल जो रोटी बनाने की कला है, जो तरह तरह की रोटियां जो पहले मशहूर थी, अब उतनी है ही नहीं, तो लोग जानते ही नहीं, तो उनकी कला की कद्र होती ही नहीं। तो इस चीज का उनको बड़ा अफसोस था। अब एक क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, निम्न में से कौन सा उपन्यास कृष्णा सोमवती द्वारा लिखा गया है। उपन्यास कौन सा है जो इनमें से कृष्णा सोमवती द्वारा लिखा गया है? जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, उपरोक्त सभी। तो यहां पर ये जितने भी नाम दिए गए हैं, ये सभी कृष्णा सोमवती द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे नाम इसलिए लाए हैं ताकि आप इनके आंसर से वाकिफ रहें कि ये सारे आंसर हो सकते हैं। ये देखिए यहां पर ये आंसर एकदम सही है, उपरोक्त सभी सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह कृष्णा सोमवती द्वारा रचित है। अब जो दिए हैं उसमें आपको बताना है कि कहानी संग्रह कौन से कृष्णा सोमवती द्वारा रचित है। क्या दिया है, डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, उपरोक्त सभी। तो यहां पर ऊपर जितने भी नाम दिए गए हैं ये कृष्णा सोमवती द्वारा लिखित कहानी संग्रह हैं। सारे कहानी संग्रह उन्हीं के द्वारा लिखित हैं। ये देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया, कौन से शब्द चित्त संस्मरण कृष्णा सोमवती द्वारा लिखे गए हैं। कौन कौन से लिखे गए हैं, हम हशमत शब्दों के आलोक में, उपरोक्त दोनों, या मेरे बचपन के दिन। तो यहां पर हम हशमत और शब्दों के आलोक में ये कृष्णा सोमवती द्वारा लिखित जो एक शब्द चित्र है और संस्मरण है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त दोनों ही हमारे सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है, निम्न में से कौन से प्रमुख सम्मान द्वारा कृष्णा सोमवती को सम्मानित किया गया है। कौन से ऐसे सम्मान हैं, भाई सभी पुरस्कार, भाई लेखक हो, कवि हो, उनको कोई ना कोई सम्मान या पुरस्कार से नवाजा ही जाता है, क्योंकि उनके कार्य ऐसे होते हैं कि उन्हें पुरस्कार दिया जाए। तो इनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्ता सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार, उपरोक्त सभी। तो यहां पर ये सभी पुरस्कार जो है कृष्णा सोमवती जी को प्राप्त हुए हैं। देखिए यहां पर जितने नंद उनको मिले थे वो हम सभी आपके लिए ले आए, ताकि आपको याद रहे कि उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे। अब एक क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, मियां नसरुद्दीन के वालिद की मृत्यु कितनी उम्र में हुई थी। यानी कि मियां नसरुद्दीन के जो पापा यानी पिताजी थे वो कितने वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हो गई। 50 वर्ष के, 60 वर्ष के, 70 वर्ष के या 80 वर्ष के। तो वो कितने वर्ष के थे, 80 वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि उनके वालिद की उम्र 80 वर्ष थी। अब एक क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है, मजमून से क्या तात्पर्य है। मजमून शब्द का क्या मतलब होता है, मामला, विषय, उपरोक्त दोनों, प्यार में पागल व्यक्ति।
तो यहां पर मजमून से तात्पर्य है मामला, विषय, उपरोक्त दोनों। अब इस पे देखिए एक मुहावरा भी है, हम लिफाफा देखकर मजमून भाप लेते हैं। तो लिफाफा अर्थात एक पत्र आता है, लेटर आ रहा है, तो उसका अगर हम ऊपर से एनवेलप देखें तो हम ये समझ जाते हैं कि अंदर मामला यानी कि अंदर क्या विषय लिखा गया है, क्या बात है। तो यहाँ पर मजमून का तात्पर्य हमारा क्या होता है, मामला या विषय। आई होप आपको काफ़ी हद तक ये पार्ट समझ में आ चुका होगा। इसके हम आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेकर आए थे ताकि आपके लिए ये चैप्टर थोड़ा इजी हो जाए। आपको बहुत हेल्प मिली होगी इन एमसीक्यूज से और आपको समझ में भी आया होगा कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब रही बात इस चैप्टर को पढ़ने, समझने या इसके क्वेश्चन आंसर्स जानने के लिए, तो इसके लिए आपको आना होगा हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासेस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको टोटल 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आइए और अपनी क्लास सिलेक्ट करिए। आपकी क्लास है 11th। जब आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करते ही 11th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। आप वहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करेंगे, जहाँ वॉच नाउ लिखा है आप सिलेक्ट करेंगे, वैसे ही आपको हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आएगी। आपको वहाँ सिलेक्ट करनी है आरोह बुक। आप जब सिलेक्ट करेंगे तो उसमें जितने भी चैप्टर हैं आपके टोटल दे देंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है मियां नसरुद्दीन। तो आप वहाँ पर मियां नसरुद्दीन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर जितने टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं, समरी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, आप उनमें जो भी पढ़ना या देखना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।